नमस्कार। टॉप फ्लिक्स में आपका स्वागत है। मैं सीएम पटेल आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में संविधान का विकास। इससे पहले हमने चर्चा की है कि संविधान राज्य व्यवस्था या उसका जो बेसिक परिचय होता है वो क्या होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो वर्तमान संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि व्यापार करने के साथ साथ वो भारतीय मामलों में इंटरफेयर करने लगी और उसे ऐसा लगा कि भारत में व्यापार करना तो एक अलग बात है, हम शासन भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में या भारतीय मामलों में रुचि लेना प्रारंभ किया तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ कानून पारित किए गए। उन कानूनों की श्रृंखला से हमारे संविधान का विकास होता है। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में जब प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में इसको विजय मिलती है तो धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। और युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपका प्लासी का युद्ध था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब से दीवानी का अधिकार ले लेती है। दीवानी के अधिकार का मतलब है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कलेक्शन किया जा रहा था, जो टैक्स लिया जा रहा था, वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा था। अब इससे एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा ना कर खुद अपने खर्च में उसको ले रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी। हालांकि उसे जाना था फायदे में, क्योंकि जो कलेक्शन था वो निर्धारित मात्रा से बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो खुद के लिए यूज करने के कारण या ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा ना करने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन या उधार मांगा। जो 20 लाख पाउंड का जो उधार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। उसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शर्त रखी कि आपका जो रेगुलेशन है, आपका जो कंट्रोल है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। और उस कंट्रोल करने के लिए, उस रेगुलेशन के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए। उसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो इन जो अधिनियमों को हम दो भागों में पढ़ेंगे। 1773 से जो एक्ट आएंगे 1773 से 1858 को, उनको हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाए गए जो एक्ट हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाए गए एक्ट। और 1858 से 1947 तक, क्योंकि 1858 में एक एक्ट आया, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर थी वो सीधे क्राउन के हाथों में चली गई। तो अब जो एक्ट आएंगे वो कहेंगे हम ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाए गए अधिनियम। तो दो प्रकार के एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, एक 1773 से आपके 1858 तक और फिर 1858 के बाद से 1947 तक। आइए इन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करने के लिए लाया गया एक्ट। अब इस समय हम देखें कि ब्रिटेन में जो महाराजा थे वो जॉर्ज तृतीय थे और लॉर्ड नाथ थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा ये महान रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया गया और उसमें कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्रावधान किए गए। तो इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। अब उसके आगे देखेंगे हम 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रावधान छूट गए, कुछ कमियां रह गई, उनको सेटल करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। फिर उसके बाद तीसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आएंगे 1793, 20 साल इसमें हम ऐड करेंगे 1813 और फिर 20 साल ऐड करेंगे 1833 और
फिर 20 साल ऐड करेंगे तो 1853। इस प्रकार कुल 4 चार्टर एक्ट आए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि अभी तक या जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर एक्ट पारित किए गए उनकी संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 4। उसमें भी पूछा जाता है कि पहला कब आया था, तो 1793, और आखिरी कब आया था, 1853। अब इनको चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं? चार्टर एक्ट इसलिए कहते हैं कि 20-20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रकार का लाइसेंस रिन्यू किया जाता था जिससे वो भारत में व्यापार कर सकें, इसलिए इनको चार्टर एक्ट कहा गया। आगे आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, फिर हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सारे एक्ट आए हैं, लेकिन इनका जो पारित किया गया, ये जो कानून बनाए गए हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, इसलिए इनको कहा भारत शासन अधिनियम। और चार्टर एक्ट क्यों है? ये क्या है, एक प्रकार के लाइसेंस है, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक प्रकार के प्रपत्र हैं, इसलिए इनको हमने चार्टर एक्ट कहा। अब इसके बाद हम दूसरे फेज में पढ़ते हैं कि जो 1858 के बाद जो एक्ट आए उसमें आप देखेंगे एक शब्द और मिलेगा हमें नया, जिसे कहते हैं हम भारत परिषद अधिनियम। आप देखेंगे कि ये 3 लाइन से भारत परिषद अधिनियम आए। तो इनको परिषद अधिनियम क्यों कहते हैं? 1858 में क्या हुआ था कि भारतीय मामलों का एक मंत्री नियुक्त किया गया जिसे कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव क्या करेगा? भारतीय मामलों की निगरानी करेगा या भारतीय मामलों को देखेगा। अब लेकिन जो भारत सचिव है वो अकेला पूरे भारत के मामलों को नहीं देख सकता, तो उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति या जिसे हम परिषद कहते हैं, परिषद का गठन किया गया। तो जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, उसके द्वारा भी समय समय पर भारत के लिए कुछ या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कानून बनाए गए उन कानूनों को कहा भारत परिषद अधिनियम। मतलब ऐसे अधिनियम, ऐसे कानून जिनका निर्माण भारत सचिव की परिषद के द्वारा किया गया। तो हम 3 पढ़ते हैं, 1861, 1892 और 1909। सिर्फ 3 ही भारत परिषद अधिनियम हैं जो भारत सचिव की परिषद के द्वारा पारित किए गए। इसके बाद आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये मैंने आपको अभी बताया क्योंकि ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए थे। और इसके अलावा क्रिप्स मिशन 1942 में, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होगा उस समय आएगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन, जिसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना को लागू करने के लिए आप लाए 1947 का जो इसको मूर्त रूप दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये सारे हम अधिनियम इस पर चर्चा करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है, इसे कहते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। आप इस समय देखेंगे कि इस समय गवर्नर कौन था, तो इस समय गवर्नर जनरल हमारा था वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट में गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब देखें, सबसे पहले तो क्या था, इसमें व्यापार की अनुमति, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। इसको आप ऐसा समझें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसियों के जो हेड थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था। इन गवर्नर में जो बंगाल का गवर्नर था इसको कहा गवर्नर जनरल, और इनको कहा क्या, सिर्फ गवर्नर। अब ये दोनों प्रेसिडेंसियां हैं वो किसके अधीन हो गई? बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी का जो हेड था उसे गवर्नर जनरल कहा गया, और ऐसा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, और इनके हेड को क्या कहा गया? गवर्नर। दोहरी शासन व्यवस्था, इसका अंत कर दिया गया। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब जो प्रशासनिक मामले हैं और जो दीवानी मामले हैं, अब वो एक ही व्यक्ति संभालेगा, 2 व्यक्ति नहीं संभालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था पहले कि जब वो
प्लासी का युद्ध जीता तो इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ दीवानी मामले देखेंगे, प्रशासन संबंधी मामले मीर जाफर ही देखेगा, हम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे। तो दो लोग शासन करने लगे, एक राजा का शासन और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ये डुअल सिस्टम या दोहरा शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे है न्यायालय की अनुमति से जो गवर्नर जनरल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, परामर्श करेगा और अचानक कोई कानून की जरूरत पड़ती है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है जो कंपनी है, कंपनी के कर्मचारी हैं वो उपहार नहीं लेंगे और निजी व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्हीं निजी उपहार के कारण, निजी व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर शामिल होंगे, जिसमें आप देखें रिचर्ड वॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसन और जॉन क्लेबरिंग। ये 4 मेंबर होंगे जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता प्रदान करेंगे। आगे आते हैं हम कलकत्ता में 1773 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो 1774 में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्फे और बाकी जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। हाइड, चैम्बर, लेमेस्टर 3 अन्य न्यायाधीश और सर एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं हम, तो आप देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए कि जो वॉरेन हेस्टिंग था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई। जो गवर्नर जनरल है वो न्यायालय की अनुमति से सलाह पर क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी, अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अवधि 6 माह होगी। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्फे और बाकी 3 न्यायाधीश हाइड, चैम्बर और लेमेस्टर। साथ में इसमें और क्या प्रावधान हमने पढ़ा कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, उपहार नहीं लेंगे। तो आप देखें कि ये सारे हमने प्रावधान चर्चा की। अब 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई, कुछ चीज़ें उसमें थी जिसमें और हमें एड ऑन करना था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। इसमें सबसे पहला प्रावधान देखेंगे क्योंकि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है और आपका गवर्नर जनरल है, इनकी दोनों की शक्तियों के मध्य एक डिमार्केशन किया गया। दोनों की शक्तियों के मध्य सीमांकन किया कि ये कोर्ट की शक्तियां अलग हैं और न्यायालय की शक्तियां अलग हैं। आगे है जो कलकत्ता की सरकार है, बंगाल की सरकार है, उसे बिहार, उड़ीसा, इनके लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। आप देखें ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देखें बिहार, झारखंड, ये दोनों बिहार का ही हिस्सा है। ये वाला जो कलकत्ता वाला एरिया है तो उड़ीसा और ये वाला जो बिहार है, इन दोनों के लिए कानून निर्माण की शक्ति कलकत्ता की सरकार को दी गई। आप देखें कि पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और अब धीरे धीरे उसके क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है। आगे न्यायालय क्या करेगा, जब भी आदेश जारी करेगा तो भारत के रीति रिवाज, परंपराओं का ध्यान रखेगा। ऐसा कोई ऑर्डर, आदेश जारी नहीं करेगा जिससे भारतीय रीति रिवाजों का या परंपराओं का, संस्कृति का उल्लंघन हो। एक प्रावधान और किया गया इसमें कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं इनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता है, बिना सरकार की अनुमति के कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा हमने कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, जो उड़ीसा है उसके लिए कानून बनाने की शक्ति मिल गई। दूसरा हमने पढ़ा कि कोर्ट और जो आपका गवर्नर जनरल है इनकी शक्तियों के मध्य सीमांकन, एक सीमा रेखा खींची गई। फिर हमने पढ़ा कि जो कोर्ट है वो कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा जो क्या हो, भारत की सभ्यता, संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था उसके खिलाफ हो। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा।
अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट की सबसे बड़ी जो खासियत थी कि इसमें पहली बार दावा किया गया। क्या दावा किया गया? ब्रिटिश स्वामित्व के दावे का वैधानिक दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट था, जहां पर इन्होंने कहा कि ये जो जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो रहा है वो किसका क्षेत्र है? ब्रिटेन का क्षेत्र है। दूसरा प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसकी सदस्य संख्या 4 हमने पढ़ी, चारों के नाम पर चर्चा की, उस सदस्य संख्या को घटाकर कितना कर दिया? 3 कर दिया गया। आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सीक्रेट समिति। तीनों में सबसे पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? ये प्रशासनिक मामले, कंपनी के जो प्रशासनिक मामले हैं उनको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेगा, और एक कमेटी बनाई गई जिसे बोलते हैं सीक्रेट समिति या गुप्त समिति कहते हैं इसे। ये क्या देखेगी? सैन्य मामले। लेकिन ये तीनों कहाँ होंगे? ब्रिटेन में, भारत में नहीं। वहां से ये कंपनी के मामलों को देखेंगे। आगे हम देखते हैं इसके प्रावधानों को। तो गवर्नर जनरल है उसको वीटो की शक्ति दी गई। वीटो का मतलब होता है निषेध करने का अधिकार। इसको आप ऐसा समझें कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है, अगर कोई निर्णय परिषद ने लिया और गवर्नर जनरल के पास आया कि आपका इस पे क्या राय है, क्या डिसीजन है, क्योंकि गवर्नर जनरल जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तो यहाँ इसे मना करने का अधिकार मिल गया। मतलब जो परिषद है उसके निर्णय को ये पलट सकता था। साथ ही इसमें एक प्रावधान किया गया था, कहा गया कि जो जहां जहां ब्रिटेन का शासन है उसे ब्रिटिश अधिकृत भारत का नाम दिया गया। और साथ ही भारत को या भारत के जो कंपनी के मामले, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो भी मामले देख रहे हैं उन पर उससे पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसको? ब्रिटिश सरकार को।